गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे आज जो हम कर रहे हैं वो हमने कल पार्ट 1 यानी वस्तुओं के समूह बनाना उसका ही हम भाग 2 यानी उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। वस्तुओं के समूह बनाना कल हमने सीखा था कि वस्तुओं के समूह कैसे बनाने हैं, किस किस आधार पर वस्तुओं के समूह बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, आपको समझाया था कि लकड़ी है, लोहा है, कागज है, इनसे निम्नलिखित वस्तुओं से बनने वाली आपको 4-4, 5-5 वस्तुओं के आपको नाम लिखने थे, जो कि आपने अब कर लिया होगा। उसके बाद में हमें मैंने बताया था कि आपको जो वस्तुएं हैं ये भी 2 प्रकार की बताई थी। मैंने आपको एक बताई थी, हमने पढ़ा था प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरा हमने पढ़ा था कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल थिंग, कृत्रिम वस्तुएं। कल मैंने आपको 2 इनके बारे में आपको बताया था। प्राकृतिक यानी नेचुरल थिंग्स यानी जो प्रकृति में हमें अपने आप मिलती हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जो कि जैसे कि मैंने बताया था, जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कॉटन है यानी वुली है, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं। इन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता, ये हमें प्रकृति अपने आप देती है। दूसरा है कृत्रिम वस्तुएं यानी मानव निर्मित, मानव निर्मित यानी जिसे कौन बना रहा है? मानव, मनुष्य जिसे बनाता है हाथों से या फिर मशीनों के द्वारा। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं कृत्रिम वस्तुएं या फिर मानव निर्मित वस्तुएं, आर्टिफिशियल थिंग्स। आर्टिफिशियल थिंग्स में वो सारी वस्तुएं आएंगी जो कि हमें मनुष्यों के द्वारा बनाता है। जैसे कि आपके टेबल है, मेज है, फर्नीचर्स है, सोफा है, फैन है, ओके। जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है हमारे चारपास जो कि हमें मानव निर्मित है, वो सभी वस्तुएं हमारी कृत्रिम वस्तुओं में आती हैं। इसके अलावा जो हमने कल पढ़ा था कि वस्तुओं के गुण, यानी वस्तुओं के गुण कौन कौन से होते हैं वो कल हमने पढ़े थे। उसमें से एक गुण मैंने आपको करवाया था दिखावट के आधार पर। टॉपिक का कल हम पढ़ रहे थे वस्तुओं के गुण, यानी उनकी प्रकृति के आधार पर वस्तुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। इसमें मैंने आपको समझा चुकी हूँ एक कि इनकी दिखावट के आधार पर मैंने बताया था कि वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कोई वस्तु हमें गोल दिखाई देती है, कोई शेप में यानी आकार की मैं बात कर रही हूँ अभी। आकार में जो वस्तुएं जैसे कोई गोल होती है, कोई चौकोर होती है, कोई रेक्टेंगल होती है, कोई स्क्वायर में होती है, यानी वस्तुओं का आकार, उनकी साइज और शेप होती है वो अलग अलग होती है। दूसरा मैंने बताया था आपको जो वस्तुओं का गुण है उसकी दिखावट के आधार पर कुछ वस्तुएं कठोर होती है और कुछ वस्तुएं नरम होती है, ओके। यानी जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया यानी संपीड़ित किया जा सकता है वे वस्तुएं नरम होती है, जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि जिनको आसानी से दबाया नहीं जाता है, अर्थात जो कि दबे में नहीं आती है, संपीड़ित नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को हम कठोर वस्तुएं कहते हैं। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था द्युति यानी चमक के आधार पर। द्युति भी एक गुण है, वस्तुओं का गुण है द्युति यानी चमक, यानी चमक के आधार पर भी हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कुछ वस्तुओं में चमक होती है और कुछ वस्तुओं में चमक नहीं होती है। चमकने वाली वस्तुएं मैंने आपको बताया था, जैसे कि धातु है यानी स्टील है, आपका एल्यूमिनियम है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी वस्तुएं क्या होती है? चमकयुक्त होती है। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें चमक नहीं होती है, जैसे कि आपका लकड़ी है, पत्थर है, ये सब क्या होता है? चमक रहित होते हैं, इनमें चमक नहीं होती। तो चमक के आधार पर भी हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं, यानी द्युतियुक्त यानी चमकयुक्त वस्तुएं और दूसरा चमक रहित यानी चमक विहीन वस्तुएं। ये 2 हमने कल पढ़े थे। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ आज चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुएं, चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुएं। देखो बच्चों, चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुओं में क्या होगा? जैसे चुंबक यानी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय वस्तुएं
चुंबक किसे कहते हैं, पहली बात तो ये है कि चुंबक वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो कि लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे हम चुंबकीय वस्तु कहेंगे। और ऐसी वस्तुएं जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं वे वस्तुएं अचुंबकीय वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, देखते हैं चुंबकीय यानी, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय यानी ऐसी वस्तुएं जो ऐसी वस्तु, हम इसको ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ बोलते हैं, वस्तु की जगह भी हम बोलते हैं ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करें। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? चुंबकीय वस्तुएं। दूसरा मैंने बताया आपको नेक्स्ट है अचुंबकीय। चुंबकीय वस्तुएं आपका जानना जरूरी है। ये चुंबकीय अचुंबकीय वैसे आपके अभी जो नई बुक आई है इसके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताया कि चुंबक के अधिक आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक थिंग्स। अब है ये अचुंबकीय वस्तुएं, यानी अभी बताया आपको चुंबकीय होता है कि ऐसी वस्तुएं जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करें, और ये सुना जाएगा ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक थिंग्स, यानी अचुंबकीय वस्तुएं। ओके, समझ में आया आपको? ये आपके मैंने आपको बताया अभी आपके कोर्स में, अभी इस साल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम चुंबकीय और अचुंबकीय के आधार पर, चुंबकीय और मैग्नेट है, मैग्नेट के आधार पर भी वस्तुओं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुएं। देखिए बच्चों, इसके बाद में जो अब है आपके कोर्स में है बच्चों, उसको हम देखते हैं, वो है आपका विलयशील और अविलयशील वस्तुएं। यानी विलयता के आधार पर भी हम वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके आधार पर है नंबर 4 हम देख रहे हैं बच्चों, विलयशील क्या, इसको विलयशील को भी हम लिखते हैं विलयता, जो नॉर्मल नाम है वो हम लिखते हैं विलयता, और है विलयता, यानी विलयता और अविलयता के आधार पर हम चीजों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वस्तुओं को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, कि हम जानते हैं हमारे डेली यूज में, हम घर पे भी देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण तो इसका हमारा घर पे ही मिलता है। देखिए घर पे हमें दिखता है, घर पे नमक होता है या हमें शक्कर यानी चीनी। ओके, जो चीनी है, शक्कर है, शुगर, इसको हम विलयता और अविलयता के आधार पर समझ सकते हैं। नॉर्मल एग्जांपल है, एक्टिविटी है जो कि हम आराम से घर में करके देख सकते हैं। देखिए एक गिलास वाटर लिया, एक गिलास वाटर में जब हम 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं, ठीक है, 1 चम्मच चीनी जब हमने मिलाया और कुछ समय तक उसको हमने घुमाया, तो क्या हमें अब उस वाटर में, उस गिलास में क्या चीनी नजर आ रही है? नहीं,
चीनी ने क्या किया, उस जल में अपना स्थान ले लिया, यानी चीनी अब उस जल के अंदर घुल चुकी है, विलय हो चुकी है, वो हमें मिल गया विलयशील। इसी तरह से अगर हम नमक की बात करें कि जो सॉल्ट है घर में जो हमें मिलता है, उसको भी अगर एक ग्लास वाटर में अगर हम सॉल्ट को स्टर करें, घुमाएं, और घुमाने के थोड़ी देर बाद में अगर हम इस ग्लास में, अब क्या हमें नमक दिखाई देता है? नहीं, अब हमें नमक दिखाई नहीं देता है, यानी नमक भी क्या है? विलयशील। अगर और दूसरी हम थर्ड की बात करते हैं, तो हम अगर यहाँ की चौक हमारे हाथ में है, तो इस चौक का हम इसको पीस देंगे, और चौक का जो चूर्ण होता है, अब उसको बनाए, और वही एक ग्लास वाटर लेते हैं, और उसमें अगर हम चूने की जो पाउडर है उसको हम मिलाते हैं, और थोड़ी देर में हम दूध की देखते हैं, थोड़ी देर बाद में हम इसको छोड़ देते हैं कि वही स्थिर अवस्था में आ जाए। उसके बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो क्या हमें चौक दिखाई दे रहा है? यस, हमें चौक दिखाई देगा। वो उसके नीचे, सबसे नीचे जो बेस है, वहां पे हमें चौक के जो पीसेस है, चौक की जो चूर्ण है, वो हमें वहां पे दिखाई देता है। इसका मतलब है कि चौक विलयशील नहीं है। इसको हम एक्टिविटी में करके दिखा देते हैं, आपको यहाँ पे हम बना के देखते हैं। हमने यहाँ क्या किया, 4 गिलास वाटर लिया, हमने यहाँ पर 4 गिलास वाटर का लिया, और इस 4 गिलास वाटर में हमने क्या किया है, पानी भर दिया है। 4 गिलास में हमने क्या किया, और गिलास अगर हम कांच का लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो हमें इसमें साफ साफ दिखाई देता है ना, उसके अंदर चीजें हमें साफ दिखाई देती। तो ये 4 गिलास हमने वाटर लिया, सब में वाटर है। पहले गिलास में हमने डाला चीनी, यानी शुगर हमने इसमें डाली। सेकंड गिलास में हमने डाला चौक का चूर्ण, सेकंड क्लास में हमने डाला इसमें चौक का चूर्ण। जो थर्ड क्लास में इसमें हमने डाला नमक, यानी सॉल्ट। नेक्स्ट जो है इसमें हमने डालते हैं रेत, यानी मिट्टी। ओके है। अब इन 4 गिलास में जब पानी है, पानी में हमने चारों गिलास में ये डाला। डालने के बाद में हमने इसको एक रोड की सहायता से या फिर एक चम्मच जो स्पून होती है उससे हमने इसको स्टैंड किया, घुमाया। चारों को हमने घुमाया, चारों को एक साथ तरह से घुमाया, फिर इसको 4 नंबर हमने दे दिया, ए, बी, सी और डी। 4 गिलास हमने लिया, चारों गिलासों के अंदर हमने स्टैंड यानी रोड की सहायता से या फिर एक चम्मच की स्पून की सहायता से हमने चारों जो जल है इसमें चारों चीजों को हमने मिलाया, और कुछ समय के लिए हमने इसको छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद में जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं पहला चीनी। तो इस जल में हमें चीनी नजर नहीं आती है, यानी चीनी ने अब पानी के अंदर अपना स्थान ले लिया है, उसमें वो घुल चुकी है, और हमें चीनी हम इसमें दिखाई नहीं दे रही है। सेकंड हमने डाला था चॉक का चूर्ण, यानी चॉक पाउडर हमने इसमें डाला। और चॉक पाउडर जब हमने इसको घुमाया और थोड़ी देर बाद हमने इसको रखा, थोड़ी देर बाद हमने देखा तो हमने यहाँ बेस पर नीचे जो इसका बेस है, यहाँ पे ये चॉक का जो चूर्ण है ये अब हमें नजर आ रहा है, यानी चॉक एक अघुलनशील पदार्थ है, वो उसमें घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है। नेक्स्ट हमने थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्लास में हमने डाला था नमक यानी सॉल्ट, वो भी हमने थोड़ी देर तक इसको घुमाया, और घुमाने के बाद में हमने इसको छोड़ करके देखा तो अब हमें इसमें नमक दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। ये एक्सपेरिमेंट के प्रयोग बहुत सिंपल है, इसे आप अपने घर पर भी कर देख सकते हैं। नमक हमने जब इसमें देखा तो हमें नमक दिखाई नहीं देता, यानी नमक एक घुलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट हमने रेत यानी मिट्टी हमने कुछ लिया था, और मिट्टी में हमने यहाँ पर डाला और उसको थोड़ी देर हमने घुमाया था, जब हमने छोड़ा और देखा तो हमें अभी हम देखते हैं कि इसके बेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आधार पर इसके बेस में हमें रेत दिखाई देती है, यानी रेत एक अघुलनशील पदार्थ है। समझ में आया आपको? यानी चीनी है घुलनशील पदार्थ है, चॉक का पाउडर घुलनशील नहीं घुलता है, अनसॉल्युबल है। और नेक्स्ट है नमक। तो नमक भी क्या है?
घुलनशील पदार्थ है। एंड नेक्स्ट वेट क्या है, वेट अघुलनशील। तो बच्चों आप इस एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी के द्वारा आसानी से समझने आपको आ गया होगा कि हम वस्तुओं का जो गुण है उसमें विलयता और अविलयता के आधार पर पदार्थ को, वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं घुलनशील होती हैं, कुछ वस्तुएं अघुलनशील यानी अविलयशील होती हैं। विलयता और अविलयशील वस्तुएं। ओके, आपको समझ में आया इस एक्टिविटी। इसके बाद में बच्चों हम जो अपना कर रहे हैं इसको हम शब्दों में यानी इसको परिभाषित करेंगे कि घुलनशील किसे कहते हैं और अघुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। तो हम पहले लिखते हैं विलयता, यानी ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती हैं। पहला हमने लिखा यहाँ पे विलयता। विलयता यानी ऐसी वस्तुएं जो क्या होगी, ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती हैं, यानी मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे विलयशील वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं विलयशील वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आया आपको? ऐसी वस्तुएं विलयशील वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अपने आप लिख सकते हो। कौन कौन सा पदार्थ, जैसे मैंने आपका शक्कर है, ओके, आपका नमक बताया मैंने। अगर आप नींबू लेते हैं, नींबू भी डालते हैं तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है ना, तो नींबू हो गया। ऐसे ही हम सेकंड लिखेंगे अविलयता। देखिए अविलयता को कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसी वस्तुएं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसी वस्तुएं जो जल में यानी पानी में, जल में घुलती नहीं है यानी मिक्स नहीं होती है। ऐसी वस्तुएं अघुलनशील या अविलयशील वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया ना? आप इसके आधार पर देखो, आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, या आप नोट कर लेना अपनी, और इनके एग्जाम्पल भी। इनके एग्जाम्पल आप दो मैंने बताए थे अभी आपको, चॉक पाउडर, रेत है, पत्थर जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो पानी में नहीं हुए, लकड़ी का बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा भी पानी में घुलनशील नहीं है, लोहे का बुरादा है, ये सब चीजें क्या होती है, पानी में अघुलनशील है, नहीं घुलती है, यानी अविलयशील, यानी इन वस्तुओं को हम अविलयता कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप अपने आप लिखिए। नेक्स्ट इसमें जो एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट क्लासेस यानी जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत जरूरी है। इसी टॉपिक पर है घुलनशील और अघुलनशील की विलयता और अविलयता। देखो, विलयता और अविलयता के आधार पर हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं पदार्थ। पहला होता है विलय। ओके, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। विलय प्लस विलायक बराबर क्या बन जाता है, विलयन। आप नेक्स्ट
क्लास में जब जाएंगे 7th में या 8th में 9th में, जब आपको ये चीजें काम में आएगी। विलय यानी होता है हमारा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। ये होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, और इससे क्या बन जाता है बच्चों? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ओके। विलय, अब हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं नींबू की शिकंजी, क्योंकि हम तो नॉर्मल घर में बनाते हैं। तो नींबू की शिकंजी जब हम बनाते हैं तो हमारे पास में मेनली 3 चीजें हम काम में लेते हैं। वैसे हम इसमें नमक की सॉल्ट भी डालते हैं, लेकिन हम 3 चीजों की बात करते हैं। जैसे कि है विलय के रूप में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं शुगर यानी शक्कर। तो शक्कर क्या होता है? विलय यानी ठोस पदार्थ, सॉलिड, ओके। वो होता है हमारा शक्कर। अब हम विलय की बात करते हैं तो ये है जल। देखिए जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल यानी अधिकतर जल ऐसा है जिसमें हम अधिकतर सब चीजों को मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाती है। हम हर चीज को हम जल में मिला सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। तो शक्कर हमने लिया सॉल्यूट के रूप में, जल लिया, वाटर लिया, हमें सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने से हमें क्या बन गई? तो शिकंजी बनी। अगर हम इसे जल प्लस नींबू, हम क्या कर रहे हैं? शिकंजी बना रहे हैं बच्चों। तो इसमें हमने नींबू भी लिया, वो भी एक सॉल्वेंट के रूप में आया। लिक्विड होता है ना, नींबू अलग से लिक्विड होता है, लिक्विड की जरूरत किसमें ले रहे हैं? सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा आपको केवल जल जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे अगर हम इन 3 चीजों को हमने मिलाया तो हमें बन गई यहाँ पे शिकंजी, जो कि क्या हो गया है? विलयन बन गया है, सॉल्यूशन बन चुका है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है हमारे घर का। वैसे मेरे को समझाने का मतलब ये था कि हम विलय यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और क्या बन जाता है हमारा? सॉल्यूशन यानी विलय प्लस विलायक। विलय को आपस में जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में विलयन यानी सॉल्यूशन बन जाता है। आपको समझ में आया है? अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलय का सॉल्यूशन और नॉन सॉल्वेंट चीजें क्या होती हैं। अब जो नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं बच्चों, जो आप समझेंगे हमारा, वो है हमारा किसी पदार्थ, यानी किसी पदार्थ के आधार पर, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें दिखती तो है, नेक्स्ट किसी चीज के पार हम देखते हैं कि हमें चीजें साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उस आधार पर भी हम चीजों को, जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो हमारा नेक्स्ट है नंबर 5, यानी पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं, और थर्ड होता है इसमें पारदर्शी। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बेटा इसमें होता है ये ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। 3 चीजें हो गई, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। 3 चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो मैं नंबर ले रही हूँ बच्चों, वो है पारदर्शी। आप इसको समझेंगे, पारदर्शी क्या होता है, यानी पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है। देखिए पारदर्शी का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का कि मतलब ऐसी वस्तुएं जिनकी हमें आर पार साफ साफ दिखाई दे। समझ में आ रहा है? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें स्पष्ट यानी साफ दिखाई दे, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इसको हम लिख भी लेते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम लिखते हैं क्योंकि साइड को हम देखना है, इसलिए हम देखते हैं आर पार यानी एक साइड से दूसरी साइड। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट दिखाई देता है,
देता है। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपने आप लिखेंगे, मैंने बोल के बता दिया आपको। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट दिखाई देता है या दिखाई दे, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। अगर हमें उदाहरण लिखना होता है तो पारदर्शी वस्तुएं बच्चों कौन सी होंगी? कांच, मिरर नहीं, कांच। जैसे कि हम कहीं गेट में कहीं जाते हैं या हमारी विंडो घर में जो खिड़कियां होती हैं उनमें भी कांच लगा होता है ना, वो पारदर्शी होता है। इसके आर पार हमें स्पष्ट, कांच भी वो जिनके आर पार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये होता है, हमें लिखना है यहाँ पर कांच। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, एक स्वच्छ जल यानी कांच, पानी, स्वच्छ जल, उसके भी आर पार हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि हम अगर स्विमिंग पूल की बात करें, अगर किसी स्विमिंग पूल पे हम गए और वहां पे हमने अगर पानी स्वाद मतलब स्वच्छ है, बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो हमें उसके जो नीचे तली है, बेस है उसका, हमें बेस स्पष्ट दिखाई देता है। हमें उसका कलर भी पता चल जाता है कि कौन से कलर का नीचे उसका बेस है यानी फर्श है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्वच्छ यानी साफ जल। और इसी तरह के और उदाहरण आप सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें हमें आर पार स्पष्ट दिखाई देता है। सेकंड हम बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट। इसके नाम से पता चल रहा है पारदर्शी यानी जिनके आर पार हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और दूसरा मैंने बताया आपको अपारदर्शी यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आर पार हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। स्पष्ट या हम कहेंगे कि दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट नहीं बोलना है हमें, यहाँ कहेंगे ऐसी वस्तुएं जिनके हमें आर पार दिखाई नहीं देता है, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट, या स्पष्ट को मैं बात करके नहीं लिखना है, हम स्पष्ट शब्द यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम सिंपल लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हर किसी का लिखना है कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा तो आप लिख सकते हैं 4-5। वो आप सोचेंगे 2 का एग्जाम्पल मैं इनके बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें? लकड़ी या लकड़ी से बना जो फर्नीचर होता है उसके आर पर हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे अगर मैं नोटबुक की बात करूं, अगर हम कोई कपड़ा भी लेंगे या नोटबुक लेते हैं उसके भी आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों नोटबुक। या कोई दीवार है ना, दीवार के भी आर पार हमें दिखाई नहीं देता। यानी ऐसी कोई सी भी वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, सारी वस्तुएं अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट थिंग्स कहलाती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं बच्चों तो वो है पारभासी, ट्रांसलूसेंट थिंग्स। ट्रांसलूसेंट जो होता है बच्चों, पारभासी में दोनों का मिक्स रूप है। जैसे कि मैंने बताया है, यानी पारदर्शी मैंने बताया कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, और दूसरा मैंने बताया अपारदर्शी जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम पारभासी को कैसे समझेंगे? पारभासी को समझेंगे कि ट्रांसलूसेंट थिंग्स वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हमें दिखाई तो देता है लेकिन वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी धुंधला ना, ब्लर चीजें हमें दिखाई देती है, धुंधली चीजें हमें दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। थर्ड हमने लिखा पारभासी यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर
पार स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अर्थात वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, वो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर, और एग्जाम्पल आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपना ब्रेन को यूज करेंगे और सोचेंगे कि और कौन कौन सी थिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी कागज के ऊपर आपने देखा होगा अगर तेल लग जाता है, ऑयल अगर लग जाता है तो क्या वो हमें उसके आर पार दिखाई देता है? यस, हमें दिखाई देता है, लेकिन हमें वस्तु जो हम उसके आर पार जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं वो हमें साफ दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, या फिर लिख सकते हैं तेलीय कागज, ऑयल पेपर। दूसरा इसके अलावा हम लिख सकते हैं घिसा हुआ कांच, यही कांच को हम थोड़ा सा घिस दें, किसी चीज से स्क्रब कर दें, घिस दें, उसके बाद अगर हम उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को हम देखते हैं तो वो हमें साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल हम देखना चाहेंगे तो वो है एक्सरे। एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे जब कभी हमारे फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर से हम एक्सरे कराते हैं, उसका एक ब्लैक सी शीट आती है, वो भी एक ट्रांसलूसेंट एग्जांपल है एक्सरे। ये मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ बताए हैं। इसके अलावा जो भी एग्जांपल अगर आपको याद आते हैं तो आप लिखेंगे, सोचेंगे कि इसके अलावा आपको कौन से एग्जांपल, कौन से उदाहरण इसमें हो सकते हैं। तो वस्तुओं को उनके देखने के आधार पर, आर पार देखने के आधार पर हमने वस्तुओं को 3 भागों में डिवाइड किया, पारदर्शी, अपारदर्शी और थर्ड इज पारभासी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एक लास्ट जो है थिंग वो मैं आपको बताऊंगी कि किसके आधार पर हम और वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वो है हमारा कुछ वस्तुएं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, पानी में डूब जाती है, जबकि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती रहती हैं। यानी उनके तैरने के आधार पर यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 6, ठीक है। यानी वस्तुओं के जल में, यानी पानी में तैरने के आधार पर भी वस्तुओं को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कुछ वस्तुएं होती हैं वो जल में तैरती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जैसे हमने पानी में डाला वह डूब जाती। इसका कारण क्या होता है? आपकी जो इसके अलावा मैं अलग से आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी आपकी बुक में नहीं है अभी इतना कि क्या कारण है कि कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, वो आपको समझना जरूरी है। देखिए बच्चों, क्या होता है, कुछ वस्तुएं जैसे कि हमें कागज है, कागज की अगर आप एक नाव बनाते हैं तो क्या होता है, वो पानी में तैरती है, डूब जाती है? तैरती है। क्या करती है? वो फ्लोट करती है, पानी में डूबती नहीं है, तैरती है। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं क्योंकि हमने पानी में डाला, जैसे कि घोड़े की कील लिया हमने और कील को पानी में डाला, तो हमने जैसे देखा कील पानी में हमने डाली, वैसे ही वो कील पानी में डूब गई। या कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, वो हम पानी में डालते हैं तो क्या वो तैरता है? नहीं तैरता, वो क्या करता है? डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है बच्चों घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। और अगर घनत्व को हम परिभाषित करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं।
देखिए इस परिभाषा को समझिए, किसी पदार्थ की इकाई आयतन यानी उसका जो वॉल्यूम होता है, जितना भी जो भी आपने पदार्थ लिया उसका जो वॉल्यूम है, उसके द्रव्यमान का मतलब होता है भार यानी उसका वेट। तो इकाई यानी एक पूरे पदार्थ का जो इकाई आयतन, उसका हम इकाई यानी एक भाग का जो वेट है या द्रव्यमान का है, वो उस पदार्थ का हम घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। देखिए इसीलिए क्या होता है, पानी में जो हम नाव डालते हैं, कागज की नाव, वो तैरती है क्योंकि उसका घनत्व यानी कागज का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है, कम वेट में कम होती है। जो चीज वेट में कम होगी वो पानी पर तैरेगी। जबकि मैंने बताया था आपको लोहे की कील या पत्थर होता है, जैसे हमने उसको पानी में डाला तो वो डूब जाता है। क्यों डूबता है? क्योंकि उस पत्थर का या लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक होता है। अधिक होने के कारण वो क्या होता है, लोहे की कील या जो पत्थर है वो पानी में डूब जाता है। ओके, तो मैंने बताया आपको वस्तुओं के जल में तैरने के आधार पर हमने वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड किया। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं यानी तैरती नहीं है। ये आपका 6 जो वस्तुओं के गुण मैंने आपको कंप्लीट किया है और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 यानी वस्तुओं के समूह बनाना आज आपका कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसे आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इसको अच्छी तरह से इस लेसन को पढ़ेंगे। ओके।